हेलो एवरीवन। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं और अभी पढ़े जा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों फर्स्ट क्लास में बेस क्रिएट किया, सेकंड क्लास में करंट नॉन करंट के बारे में पढ़ा एंड थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने केवल लाइबिलिटीज वाले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाले आइटम को खत्म किया, जिसमें थर्ड लेक्चर में तो केवल इक्विटी को ही खत्म करने में, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड को समझने में ही वक्त चला गया था। और लास्ट क्लास में शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज इस चैप्टर का हम लोग का 5वां लेक्चर है और आज हम लोग क्या करेंगे, एसेट वाले पोर्शन का। ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो गया, अब नीचे का जो सेकंड पार्ट है एसेट साइड, इसको खत्म करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि एसेट में दो पोर्शन होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। क्योंकि आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करने के लिए बोला गया है, तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि दो तरह का एसेट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। जिसका ऑपरेटिंग साइकिल, जिस एसेट का ऑपरेटिंग साइकिल क्रॉस कर गया वो नॉन करंट एसेट, ठीक है। जो एसेट का रियलाइजेशन ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगा वो नॉन करंट एसेट, और जिसका ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होगा वो करंट एसेट। उसमें सबसे पहला नॉन करंट एसेट में पॉइंट नंबर ए है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये जो नया नाम है ये 1 अप्रैल 2021 से आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ठीक है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था फिक्स्ड एसेट्स। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको ये दोनों नाम याद रखना है। क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स रहेगा तो फिक्स्ड एसेट्स, ये वाला नाम रहेगा तो ये वाला नाम। और पहले वाला में यहां पर टेंजिबल एसेट्स नाम हुआ करता था, लेकिन अब नया नाम यहां पर है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये भी 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये दो नाम में चेंजेस आया है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से। तो आपको पुराना नाम और नया नाम दोनों दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्ट करने वाला हो सकता है कि आपको नया नाम दे, हो सकता है पुराना नाम दे। तो आपको दोनों नाम याद रखना है कि कंपनी के केस में जो फिक्स एसेट्स होता है उसका नया नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और जो टेंजिबल एसेट होता है उसका कंपनी के केस में नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट तो इंटेंजिबल एसेट है। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज लिखेंगे, ये तो आपको बचपन से ही पता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीज आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज आता है। लेकिन आइए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं नॉलेज के लिए। पॉइंट नंबर 17 नोट्स का, पेज नंबर 10, पॉइंट नंबर 17। सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी क्लासिफाइड एज लैंड, बिल्डिंग। लैंड जमीन हो गया, बिल्डिंग। अच्छा लैंड कौन सा, दोनों तरह का लैंड। अगर हम वहां पर लिखा हुआ है लैंड, तो लैंड का मतलब क्या होगा, दोनों तरह का लैंड, लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड, ठीक है। सर अब ये दोनों का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमने एक जमीन खरीदा, ठीक है। मान लीजिए हमने 2000 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदा, वो जमीन मेरे नाम से है, हमने 2000 स्क्वायर फीट का जमीन खरीदा, उसको बोला जाता है फ्री होल्ड लैंड, उसको बोला जाता है फ्री होल्ड लैंड। अब मान लीजिए उस जमीन को, वो जमीन आप हमसे 99 ईयर्स के भाड़े के लिए ले लेते हैं, आप हमसे 69 ईयर्स के भाड़े में ले लेते हैं, आप हमसे 49 ईयर्स के भाड़े में ले लेते हैं, आप हमसे 21 ईयर्स के लिए भाड़े पे ले लेते हैं, तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा, लीज होल्ड लैंड। तो उस वक्त क्या करना होता है, आपको वन टाइम पे सारा पैसा देना पड़ता है। लीज होल्ड लैंड के केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट हम ये जो जमीन खरीदे थे, मान लीजिए हम इसको खरीदे थे सपोज 60 लाख रुपए में, ठीक है। अब ये वाला जमीन आप हमसे मान लीजिए 49 ईयर्स के लिए भाड़े पे लेते हैं, ठीक है, 49 ईयर्स के लिए भाड़े पे लेते हैं, हम आपसे इसके लिए चार्ज करते हैं सपोज 40 लाख रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जमीन जो है, जो आप 60 लाख रुपए में खरीदे, 40 लाख रुपए हम आपको 49 ईयर्स के लिए देंगे, इट्स बेटर नहीं कि हम वही खरीद लेंगे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो पाता है। जमीन जिसको मिल जाए वो उसका हो जाता है, दोबारा अगर उस रेट में खोजोगे ना तो जमीन उस रेट पे दोबारा जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। ये जमीन हमको मिल गया, बात खत्म, ठीक है। पर ये दोबारा इसी रेट में मिलेगा इस बात का गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि हम 49 ईयर्स के लिए आपसे हम 49 लाख रुपीज ले, ठीक है। तो उस जगह में हम 2000 स्क्वायर फीट जमीन ले चुके, अगर आपको उसी जगह जमीन चाहिए तो लेना तो लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो, हम कुछ और कर लेंगे। तो वो जमीन आप हमसे 49 ईयर्स के लिए भाड़े पे लेते हैं और 49 लाख रुपीज आप हमको वन टाइम में पे करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, लीज होल्ड लैंड, ठीक है। तो आपके लिए लीज होल्ड लैंड है, मेरे लिए क्या है, फ्री होल्ड लैंड है। तो दोनों का दोनों लैंड यहीं पर आएगा।
देखा जाए आपने 49 लाख रुपीस का पेमेंट किया है फॉर 49 ईयर्स, तो लीज होल्ड लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट। अपने नॉलेज में और एड ऑन करो कि डेप्रिसिएशन फ्री होल्ड लैंड पे चार्ज नहीं होता है, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन इट। आप लोग पढ़ते हो कि लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, गलत पढ़ते हो। कौन से लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? फ्री होल्ड लैंड पे। ये लीज होल्ड लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। आप हमको 49 लाख रुपीस दे रहे हो 49 ईयर्स के लिए, तो हर साल 1 लाख रुपए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। तो लीज होल्ड लैंड इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये था लैंड का डिस्कशन। नेक्स्ट बिल्डिंग। उसके बाद है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी को प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जा रहा है। तो अगर आपको क्लास 11th में याद होगा तो डेफिनेशन क्लासेस में मैंने आपको बताया होगा, अ ग्रुप ऑफ इमूवेबल मशीन्स विच आर असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है, एंड टाइटन टू द अर्थ इज कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी। वो प्लांट एंड इमूवेबल प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारा प्लांट एंड मशीनरी को, बहुत सारे मशीनरी को जो इमूवेबल नेचर का है उसको आपस में असेंबल कर देते हैं और धरती से उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, टाइटन टू द अर्थ। वैसा जो इमूवेबल मशीन्स का जो ग्रुप होता है जिसको आपस में असेंबल कर दिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्लांट एंड मशीनरी बोला जाता है। फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या आएगा? वही कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, है ना, ये सब इसमें आ जाएगा। अदर्स में अगर आपको और कोई फिक्स्ड एसेट्स का नाम अगर आपको लग रहा है कि छूटा हुआ है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो पॉइंट नंबर बी में हम अदर्स का एग्जांपल नहीं है, पहले नोट्स का पॉइंट नंबर ए देखो, लीज होल्ड लैंड एंड फ्री होल्ड लैंड शुड आल्सो कंटिन्यू टू बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट एसेट्स क्लास हियर। तो आपको तो पता ही लैंड का मतलब क्या होता है, लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड होता है। तो दोनों को आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है, लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड दोनों को डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट, लाइवस्टॉक, रेलवे साइडिंग्स एटसेट्रा शुड बी डिस्क्लोज्ड हियर एज अ सेपरेट एसेट क्लास स्पेसिफाइंग नेचर देयरऑफ। बच्चों अमूल का नाम सुने हो? अमूल, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अगर आपको पता नहीं तो जान लो, अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो अमूल कोई नाम नहीं है, एक्चुअली एक कंपनी का नाम है, उसको शॉर्ट में एब्रिविएट करके अमूल बोला जाता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। बच्चों हम लोग टीवी मैच देखते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है। तो अमूल का जो दूध है वो अमूल कंपनी का दूध बनाती है क्या? नहीं, उनके पास कैटल्स है, दे आर हैविंग काउज, बफेलोस, गोट्स, ठीक है। तो वो उनका दूध पैकेट में बना बनाकर बेचती है, ठीक है। उनके दूध को ही पैस्चराइज करके प्रोसेसिंग करके फर्दर वो बेचती है। तो वो जो कैटल्स है उनके पास, व्हाट इज दैट? दैट इज लाइव स्टॉक फॉर अमूल। तो वो भी तो उनके लिए एसेट है। तो लाइव स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है, उसी को लाइव स्टॉक बोला जाता है। अब जैसे बहुत जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग अंडा खाते हैं, दे परचेज अंडा फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, दे परचेज एग्स फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म में इतना अंडा कहां से आता है? दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ हेन, ठीक है। और वो जो हेन होते हैं वो उनके लिए क्या कहलाती हैं? लाइव स्टॉक, ठीक है। जैसे वोलन का जो प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए शिप का क्या बोलते हैं, खल, वो शिप का जो बाल होता है वो यूज होता है, ठीक है। तो देखा जाए उसके जो शिप का जो भेड़ का जो बाल होता है उसी को फर्दर प्रोसेसिंग करके ऊन बनाकर वोलन में इसको विंटर में उसे वोलन क्लॉथ को पहना जाता है। तो देखा जाए वो जो शिप का जो ओनर होगा, जो शिप को रखता होगा, जो उसका खाल को बेचता होगा, जो उसके बालों को बेचता होगा, उसके लिए वो शिप क्या है? लाइव स्टॉक। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेलवे साइडिंग्स। बच्चों रेलवे ट्रैक और रेलवे साइडिंग्स में फर्क होता है। बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि रेलवे ट्रैक अलग चीज होता है, रेलवे साइडिंग्स एक ही चीज होता है। क्योंकि पास्ट क्लासेस में कुछ बच्चे हमसे पूछ देते हैं, मतलब हम उनसे जब पूछते थे कि रेलवे साइडिंग्स का मतलब क्या होता है, तो कुछ लोग तो तुक्का मार के बोलते थे रेलवे ट्रैक्स। दोनों में अलग अलग बात होती है। ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म में दौड़ता है
जिसके ऊपर दौड़ता है उसको तो रेलवे ट्रैक बोला जाता है, दैट इज पटरी। रेल की पटरी को रेलवे ट्रैक बोला जा रहा है, ठीक है। रेलवे साइडिंग्स क्या होता है? देखो बच्चों, बहुत सारी फैक्ट्री क्या होती है, रेलवे से टाई अप कर लेती है। रेलवे को कहती है कि आप हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फलाने जगह से आएगा और इस जगह पे आएगा। अब जिस जगह पे, जहां पर जिस प्लेस में मेरा फैक्ट्री है, सपोज करिए मेरा फैक्ट्री कहां है, सपोज मेरा फैक्ट्री रांची में, माल कहां से आएगा, दिल्ली से आएगा। अब वो जो मालगाड़ी है वो दिल्ली से रांची लेकर आएगा, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में सारे माल को क्या बोलते हैं, लोड कर दिया जाएगा और फिर रांची स्टेशन में इसको अनलोड कर दिया जाएगा। अब फिर रांची स्टेशन से फिर हमको अपने फैक्ट्री तक में, प्रेमाइसेस तक में उसको लेकर आना पड़ेगा। तो आई विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, एक्सपेंसेस। मेरे पास लोडिंग एंड अनलोडिंग का खर्चा होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करती है, रेलवे कंपनी से बात कर लेती है। रेलवे कंपनी को कहती है कि आप एक काम करिए, एक ट्रैक मेरे फैक्ट्री की ओर निकाल दीजिए, ठीक है। एक रेलवे ट्रैक मेरे फैक्ट्री की ओर निकाल दीजिए। दिल्ली से मेरा रॉ मटेरियल निकलेगा और सीधे मेरे फैक्ट्री में आके ट्रेन रुकेगा और स्ट्रेट अवे वहीं से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हाउस में हम भेज देंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखा जाए, जो रेलवे स्टेशन होगा रांची का रेलवे स्टेशन, वहीं से एक ट्रैक निकाल दिया जाएगा, ठीक है। वहीं से एक ट्रैक निकाल दिया जाएगा मेरे फैक्ट्री के लिए। तो देखा जाए वो सारे का सारा खर्चा हमको करना पड़ता है, वो सारे का सारा खर्चा हमको करना पड़ेगा। ऑल्दो उस पर मेरा मालिकाना हक नहीं होगा, उस रेलवे ट्रैक पे मेरा मालिकाना हक नहीं होगा। हम सब कुछ देंगे, हम पैसा भी देंगे, सब कुछ करेंगे, पर उस पर मेरा मालिकाना हक नहीं होगा। आपको थोड़ा सुनकर अजीब लग रहा होगा कि रांची रेलवे स्टेशन से जो मेरा फैक्ट्री प्लेस है, वहां से जो रेलवे ट्रैक बिछाकर आया है, तो वो जो रेलवे ट्रैक पे जो हम खर्चा करेंगे उस पर मेरा मालिकाना हक नहीं होगा। उस पर मालिकाना हक अभी भी रेलवे का ही होगा, सरकार का ही होगा, रेलवे का ही होगा। बट द थिंग इज कि उसको बिछाने के लिए जो भी खर्चा है वो सारे का सारा हमको करना है। तो जो रेलवे साइडिंग्स है उस पर मेरा मालिकाना हक नहीं है, लेकिन हम लोगों को अकाउंट्स में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है और उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो रेलवे साइडिंग्स क्या होता है कि स्टेशन से लेकर जो फैक्ट्री साइट है वहां पर हम रेलवे को एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि आप अपने रेलवे स्टेशन से मेरे फैक्ट्री साइट में ट्रैक बिछवा दो, ताकि रॉ मटेरियल मेरा सीधे फैक्ट्री पे आके गिरे। तो जो रेलवे ट्रैक आप बिछवाए हो उसी को रेलवे साइडिंग्स बोला जाता है। साइड से रेलवे ट्रैक निकाला गया, रेलवे साइडिंग्स, और उसके लिए सारा पैसा हम खर्च करते हैं, पर मेरे को मालिकाना हक नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो जो रेलवे साइडिंग्स होगा उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलकर अपने बैलेंस शीट में दिखा भी पाएंगे। देखो मेरा फिर भी वो मेरा उस पर मेरा मालिकाना हक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये अधिकार मिला है कि हम उसको बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को पावर दिया गया है कि ऑल्दो हमने उसके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा किया है, ठीक है। मान लीजिए रेलवे साइडिंग्स बिछाने के लिए मैंने 50 लाख रुपए का खर्चा किया, तो उस 50 लाख को हम अदर्स के कैटेगरी में डिस्क्लोज करेंगे और जो डेप्रिसिएशन होगा वो नॉर्मली हम चार्ज करेंगे। सिंपल सा बात है, वो रेलवे ट्रैक से जो जो बेनिफिट हमको होता चला जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। देखो बच्चों, हम आपको नॉलेज के लिए बताते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह में क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होता है जिसमें बिल्डर लोग 100 फ्लैट्स बना बनाकर बेचते हैं, आप पता करना वो सारे के सारे फ्लैट्स में ना ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। मतलब उस फ्लैट का अपना ट्रांसफार्मर होता है। वो सोसाइटी में जो ट्रांसफार्मर डाला जाता है उससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। उस बिल्डिंग में जिसमें 100 फ्लैट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने अपना ट्रांसफार्मर दे दिया है, ठीक है। अब जो बिल्डर उस बिल्डिंग को बनाता है ना, वो ट्रांसफार्मर को भी खरीदता है, उसके लिए भी पैसा खर्च करता है, पर पता है वो जो ट्रांसफार्मर होता है उस पे उस बिल्डर का मालिकाना हक नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाता है जिसमें 100 फ्लैट बना बना के वो बेचता है, उसके लिए अलग से वो लोग ट्रांसफार्मर इश्यू करवाता है, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह सब कुछ वो लेता है और उसके लिए वो सब कुछ अच्छा खासा हैवी एक्सपेंडिचर करता है। पर वो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा कर रहा है, ट्रांसफार्मर हो गया, जो मीटर वगैरह वो सेटअप वटअप करवा रहा है, उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होता है, ठीक है। फिर भी वो बिल्डर अपने बैलेंस शीट में उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलकर शो कर सकता है, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है। तो ऐसा होता ही है। अब सिंपल सा बात है, बिल्डर अगर एक बिल्डिंग बनाया है, 100 फ्लैट है, तो सारा फ्लैट थोड़ी बिक जाएगा, 1-2 फ्लैट तो उसके अंडर में भी रहता है, ठीक है। तो वो फ्लैट और प्लस जितना भी वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह में खर्चा किया था, वो सारे का सारा मिलाकर वो अपने बैलेंस शीट में शो करता है और उसमें वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। याद होगा बच्चों, हम आपको बोले थे पढ़ते कुछ और है, रियल लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। हम
कभी कभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़े बैकफुट में आ जाते हैं, थोड़ा हमको कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम आपको बोले और आपको वो चीज हाईफाई लगने ना लग जाए, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है बच्चों, और मेरे को बहुत कुछ बोलने का मन करता है, पर हम नहीं बोलते हैं कि कहीं आपको उस चीज से परेशानी ना होने लग जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम बोलने से बचते हैं। आपको ऐसे भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जब से हम पढ़ा रहे होंगे तब से आपको लग रहा होगा कि इसका एक अलग ही लेवल है, ठीक है। और बिलीव मी, अगर हम जो रियल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है ना, उसका अभी हम आपको 1/10 ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 9/10 टॉपिक हम इग्नोर ही कर दे रहे हैं। रीजन भी कुछ तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है और कुछ तो लेवल बहुत हाईफाई है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको उतना ही बताएं जितना आप इजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे, जितना आप आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे, जहां पर आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो जितना चीज आपको समझाते जा रहे हैं उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते चलिए। तो देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज आ रहा है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर। लीजहोल्ड लैंड और फ्रीहोल्ड लैंड को यही डिस्क्लोज किया जाएगा। अदर में लाइफ स्टॉक, रेलवे साइटिंग्स, ये सब दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों लीज दो तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज, ठीक है। रियल वाला रेंट ये है, अगर हम किसी को अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उसको एडवांस वर्जन में क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग लीज बोला जाता है। जैसे मान लो ये हम है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसको हम लेट आउट कर दिए। ये जो बिल्डिंग है इसको हम लेट आउट कर दिए इसको। तो ये हम थे मिस्टर राज और ये है मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर राज क्या कहलाएगा? लैंडलॉर्ड, और मिस्टर बी क्या कहलाएगा? टेनेंट, ठीक है। तो मिस्टर राज एक सोल प्रोप्राइटर इंसान है, एक इंडिविजुअल है। ये बिल्डिंग अपना मिस्टर बी को लेट आउट कर दिया है, तो मिस्टर राज अपने आप को लैंडलॉर्ड बोल रहा है और मिस्टर बी को क्या बोला जा रहा है? टेनेंट बोला जा रहा है। अब मान लो अगर यही चीज कंपनी करती है, कंपनी अपना बिल्डिंग किसी को लेट आउट करती है, ठीक है। कंपनी अगर बिल्डिंग को लेट आउट करती है, बिल्डिंग लेट आउट किसी को भी, तो इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अगर लेट आउट कर रही है तो इसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग लीज। इसको बोला जाता है लेसर, इसको बोला जाता है लेसी। तो इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? लैंडलॉर्ड यानी लेसर। तो ऑपरेटिंग लीज के केस में एसेट को कौन डिस्क्लोज करेगा? लेसर। एसेट्स विल बी डिस्क्लोज्ड बाय लेसर, ठीक है। एसेट्स विल बी डिस्क्लोज्ड बाय लेसर, दैट इज लैंडलॉर्ड। अगर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज याद हम क्या बताए थे? एडवांस वर्जन ऑफ हायर परचेज सिस्टम, एडवांस वर्जन ऑफ हायर परचेज सिस्टम। यहां पर एक सेलर है और यहां पर एक बायर है। जब बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, तब ये क्या करेगा? ट्रांसफर ओनरशिप, है कि नहीं? तो पता है फाइनेंस लीज में इस सेलर को क्या बोला जाता है? लेसर, और इसको बोला जाता है लेसी। तो फाइनेंस लीज के केस में एसेट का मालिक कौन है? बायर ना। तो यहां एसेट को कौन डिस्क्लोज करेगा? एसेट विल बी डिस्क्लोज्ड बाय लेसी। आई होप आपको परेशानी नहीं हो रहा हो। लास्ट क्लास में आपने हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में हमने आपको जल्दी जल्दी बताया था। तो देखो लिखा हुआ है, एसेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास ऑफ एसेट। द टर्म अंडर लीज शुड बी टेकन टू मीन एसेट गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज इन केस ऑफ लेसर एंड एसेट हेल्ड अंडर फाइनेंस लीज इन केस ऑफ लेसी। तो ऑपरेटिंग लीज के केस में एसेट का असली मालिक लेसर है,
तो वो एसेट को डिस्क्लोज करेगा, और फाइनेंस लीज के केस में असली मालिक कौन है? लेसी। तो एसेट को कौन डिस्क्लोज करेगा? लेसी। फिर पॉइंट नंबर डी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, इग्नोर पॉइंट नंबर डी। कह रहा रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, आपका जो एसेट साल के शुरुआत में था और साल के अंत में जो डिफरेंसेस आया उसका रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। इग्नोर करो पॉइंट नंबर डी, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। पॉइंट नंबर ई और एफ भी इग्नोर कर दो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट का। इंटेंजिबल एसेट में देखो क्या क्या है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अंडरलाइन करो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी इंटेंजिबल सिस्टम में, इंटेंजिबल एसेट में आता है। मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल, क्या लिखा हुआ है? मास्ट हेड्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स। पब्लिशिंग टाइटल्स का एग्जाम्पल लिखो, इंडिया टुडे, आउटलुक, द आउटलुक है, फ्रंट लाइन, एटसेट्रा। नाम से समझ में आ गया होगा, इंडिया टुडे सब मैगजीन जो होता है तो इसी को क्या बोला जाता है? पब्लिशिंग टाइटल्स। मास्ट हेड्स में क्या आता है? द टेलीग्राफ, द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब मास्ट हेड्स कहलाता है। इसके अलावा आप देखते हो न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का एक अलग से पेज होता है, उसमें अगर मान लो कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है तो उसका कॉलम दिया हुआ रहता है, अगर कोई फुटबॉल एक्सपर्ट है तो उसका कॉलम दिया रहता है, अगर कोई हॉकी एक्सपर्ट है तो उसके बारे में कॉलम में कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आर्टिकल लिखा हुआ रहता है। वो भी किसमें आता है? मास्ट हेड्स में, ठीक है। वहां पर कैप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे सुनील गावस्कर लिखेगा तो लिखेगा सनी के कलम से, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर अगर महेंद्र सिंह धोनी न्यूज़पेपर्स वगैरह में कॉलम लिखना शुरू किया तो उसके बारे में कैप्शन दिया रहेगा कैप्टन कूल के कलम से। सौरभ गांगुली का कॉलम रहता है तो क्या बोला जाता है? दादा के कलम से। सचिन तेंदुलकर को क्या बोला जाता है? मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर। मास्टर ब्लास्टर आई थिंक, हाँ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है और लिटिल मास्टर शायद सुनील गावस्कर को बोला जाता है, याद नहीं। पहले तो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? राइट टू पब्लिश। पेटेंट का मतलब क्या होता है? राइट टू प्रोड्यूस या फिर बोलो मैन्युफैक्चर। रेसिपी, फॉर्मूला, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारे का सारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। और इसके नोट्स में वही सब डिस्क्लोजर है जो टेंजिबल एसेट के डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो उसके डिस्क्लोजर को आप इग्नोर करोगे, जो नोट्स में एबीसी दिया हुआ है उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। इग्नोर ए, बी एंड सी जो नोट्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। आपको बस एग्जाम्पल से याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपने अमाउंट स्पेंड किया है, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो आप अमाउंट स्पेंड किए हो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग क्लास 11th में जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पढ़ते थे मशीन खरीदे, इंस्टॉल किए और वेजेस लगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, मशीन अब डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितना हल्के में पढ़ते थे। पता है रियल लाइफ में मशीन इंस्टॉल होने में भी कभी कभी 2-3 साल लग जाता है। हम लोग पढ़ते हैं, वो बात अलग है कि हम लोग पढ़ते हैं मशीन खरीदे, लाने का खर्चा कैरेज लगा और फिर उसको इंस्टॉल करवा लिए, अब यूज होने लगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा मशीन में 2 साल 3 साल का वक्त लग जाता है इंस्टॉलेशन में। अब सोचो मशीन खरीद के लाए और इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो इंस्टॉलेशन फ्री में नहीं ना होगा। मशीन अगर अंडर इंस्टॉलेशन है तो उस पर भी आप पैसा खर्चा किए जा रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक वर्ड होता है कैपिटल एडवांस, एक वर्ड होता है कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस का मतलब होता है एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर हम फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए एडवांस पे करते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल एडवांस। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कि मशीन अंडर इंस्टॉलेशन है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप उस पर पैसा खर्च किए जा रहे हो, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जबकि कैपिटल एडवांस क्या है कि आप एसेट खरीदने से पहले ही आपने उसके लिए एडवांसेस दे दिया है, तो दैट इज कैपिटल एडवांस। तो एसेट एक्वायर करने से पहले ही अगर आप एडवांसेस दे चुके होते हैं तो उसको कैपिटल एडवांस बोला जाता है। लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि बिल्डिंग ऑलरेडी आपका बन रहा है, पैसा आपका लगे जा रहा है, मशीन अंडर इंस्टॉलेशन है, उसमें पैसा लगे जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एडवांस लाइक एडवांस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी इंक्लूडेड अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो कैपिटल एडवांस को कहां दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाएंगे। हेंस कैपिटल एडवांस कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कैपिटल एडवांस को नहीं दिखाएंगे, तो क्या दिखेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, ये दोनों एग्जांपल हम लिख के दे दिए हैं। पार्ट अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, पार्ट अमाउंट स्पेंट ऑन मशीन अंडर इंस्टॉलेशन। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स का भी वही स्टोरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी है, हम किताब छाप छाप कर बेचेंगे, ठीक है, हम किताब छाप छाप कर बेचेंगे। अब हम क्या करते हैं, पब्लिशर से किताब लेते हैं, सॉरी ऑथर से किताब लेते हैं। तो ऑथर क्या करता है, उस किताब का पहले कॉपीराइट करवाएगा। कोई भी कंपनी किताब तब छापती है, ठीक है, जब उसको यह कंफर्म हो कि वो किताब किससे रिलेटेड है, ऑथर का। जैसे मान लो हम एक अकाउंट का किताब लिखे, तो हम सबसे पहले कॉपीराइट के लिए अप्लाई करते हैं कि ये किताब में जो कंटेंट लिखे मेरा है, कोई इसको यूज ना करे, कोई इसका चोरी ना करे। आप लोग किताब की स्टार्टिंग में लिखते होंगे, देखते होंगे, लिखा रहता है ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड, ऑल कॉपीराइट रिजर्व्ड। उसमें ये भी धमकी भरा कॉलम्स लिखा हुआ रहता है कि इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना कानूनन कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है, और आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, तो उसका डुप्लीकेट कॉपी आप ना बनावे। ये सब धमकी उनकी किताब के आगे में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो ऑथर हैं, ये लोग किताब लिखे, लिखने के बाद उसका कॉपीराइट ले लिए, ठीक है, तो कॉपीराइट तुरंत नहीं मिलता है, वक्त लगता है। तो जैसे मान लो हम एक किताब लिखे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंपनी फॉर्म करते हैं और उस कंपनी के अंदर बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हम किताब लिखते हैं इन द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ऑथर का जो नाम होगा वो एक इंसान का नाम नहीं होगा, कंपनी का नाम होगा। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो नोट्स मिलता है उसमें देखना कहीं मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है। एट द टॉप देखना वहां पे क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एट द टॉप देखना वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। तो देखा जाए वो किताब कौन लिख रहा है, वो नोट्स कौन लिख रहा है, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट लिख रहा है कि नहीं। तो मान लो क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट कंपनी है और वो अपना किताब लिख रही है, तो कॉपीराइट के लिए अप्लाई करी है, ठीक है। तो कॉपीराइट आने में वक्त लग रहा है, तो जो वक्त लगता है उसी को बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो देखो लिखा हुआ पार्ट अमाउंट स्पेंट ऑन पेटेंट अंडर डेवलपमेंट, पार्ट अमाउंट स्पेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट। तो हम लोगों का जो नॉन करंट एसेट का पहला पार्ट था वो खत्म हो गया। दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या चीज दिखाया जाएगा, तो कह रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों,
अगर हम पैसा ग्रुप बिजनेस में लगाते हैं तो उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। याद हम एग्जाम्पल लिए थे कि सपोज मेरा मेडिसिन का शॉप है और ग्रोसरी का शॉप है, और सपोज हम एक कपड़े का शॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ग्रोसरी में जो फालतू पैसा पड़ा हुआ है और जो मेडिसिन में फालतू पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसको हम गारमेंट शॉप में लगा देते हैं तो ग्रोसरी शॉप के लिए वो कहलाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मेडिसिन शॉप के लिए कहलाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और गारमेंट वाले के लिए कहलाएगा लोन। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अपने ही ग्रुप बिजनेस में पैसा लगाना। और अदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रेड, आउटसाइड द बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंशियल, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, ये सारे का सारा डिस्क्लोजर देना है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 21 में इन्वेस्टमेंट का भी जो नोट्स दिया हुआ है इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। 21 में जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसके भी नोट्स के सारे बात को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। इग्नोर ऑल। हम इसलिए इग्नोर करवा रहे बच्चों क्योंकि उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है ना वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। इसलिए ये मत सोचना कि सर पार करवा रहे हैं, पार कुछ नहीं करवा रहे हैं। जो चीज आपके सिलेबस का रेलेवेंट चीज रहेगा उसको तो पक्का बोलेंगे, चाहे उस पर 2 वीडियो और एक्स्ट्रा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इसकी जो हम लोग के लेवल का नहीं है, जो हम लोगों के सिलेबस का नहीं है, उसको पार कर देंगे। फिलहाल अभी आपको इतना ही पढ़ के लग रहा होगा कि बाप रे बाप क्या क्या पढ़ लिए। ठीक है। बट द थिंग इज द शो मस्ट गोज ऑन। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, कैपिटल एडवांसेस, दैट इज एडवांस गिवन टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। फिर नोट का पॉइंट नंबर ए बी सी ये सब पढ़ेंगे, डी भी पढ़ेंगे, ई भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। देखो पॉइंट नंबर ए में क्या बोल रहा है कि जो भी लोन आप ऊपर में जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या बोलते हैं दिए हो, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए हो, देखो सिंपल सा बात है, अगर लोन हम लेते हैं तो लायबिलिटी है, देते तो एसेट है ना। तो यहां लोन्स एंड एडवांसेस क्या सा बात हो रहा है, हम जो दिए हैं, तो कह रहा है कौन कौन सा लोन आपका सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल है, उसके बारे में डिस्क्लोजर दीजिए। आपने जो लोन दिया है जिसके बदले सिक्योरिटी मिला होगा वो सिक्योर्ड लोन है, जिसके बदले आपको सिक्योरिटी नहीं मिला होगा वो अनसिक्योर्ड लोन है, और जो आपको लग रहा है डाउटफुल है उसके बारे में भी डिस्क्लोजर दीजिए। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है जैसे हम लोग डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, उस तरह से अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है लोन के अगेंस्ट तो उसको भी डिस्क्लोज करिए। पॉइंट नंबर बी में जो लिखा हुआ है अलावेंस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस, तो यहां अलावेंस का मतलब है प्रोविजन। ये जो लिखा हुआ है अलावेंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये अलावेंसेस का मतलब है प्रोविजन। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है कि अगर आपने डायरेक्टर्स को या कंपनी के अदर ऑफिसर्स को अगर आपने लोन वगैरह दे रखा है तो उसका भी डिस्क्लोजर दीजिए। कैपिटल एडवांसेस का भी डिस्क्लोजर दीजिए। अच्छा, पॉइंट नंबर डी में यह कह रहा है कि आपने कैपिटल एडवांस दिया है टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। अब वो फिक्स्ड एसेट्स आपको कितने दिन में मिलेगा इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने बिल्डर को, आपने फैक्ट्री बनवाने के लिए बिल्डर से बात किया कि भाई हमको इस पर्टिकुलर प्लेस में मेरे को फैक्ट्री बनवाना है, तो बिल्डर ने क्या किया, आपको बोला 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, हम तुम्हारे लिए फैक्ट्री बना देंगे। आपने तुरंत 1 करोड़ रुपए पे कर दिया, दैट इज व्हाट, कैपिटल एडवांस। अब वो बिल्डर उस फैक्ट्री को, जो आप फैक्ट्री चाहते थे, उसको बनाकर वो 3 महीने में दे, 6 महीने में दे, या 2 साल में दे, या 3 साल में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल एडवांस लॉन्ग टर्म रहेगा। कहने का मतलब अगर आपको एसेट 3 महीने के अंदर मिल रहा है या 6 महीने के अंदर मिल रहा है, मतलब बियॉन्ड आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल रहा है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये चीज देखो कि आप फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, और फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म होता है, तो कैपिटल एडवांस भी क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। तो वही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर डी में, कैपिटल एडवांसेस आर एडवांस गिवन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हिच आर नॉन करंट एसेट, हेंस कैपिटल एडवांस शुड बी ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। और ऊपर में जो अदर लोन्स एंड एडवांसेस है उसका एग्जांपल दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल वाला है तो एडवांस टैक्स, नेट इनपुट जीएसटी। सिंपल सा बात है बच्चों, जो इनपुट जीएसटी होता है, इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है, जो जीएसटी आपने पे किया है। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, जो जीएसटी आपने रिकवर किया है। आउटपुट जीएसटी का मतलब होता है जो आपने सेल करके रिकवर किया है,
और इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जो आपने परचेज करने के दौरान पे किया है। अगर आपका इनपुट आउटपुट से ज्यादा है, यानी आपने जीएसटी ज्यादा पे कर रखा है, तो वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये वही है नेट इनपुट जीएसटी। ये भी लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरी में आएगा कि आपने सरकार को एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। नेक्स्ट, अदर नॉन करेंट एसेट। अदर नॉन करेंट एसेट में क्या है? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको यहां पर दिखाएंगे। जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग साइकिल के, सॉरी, जो भी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल के बाद का है उसको यहां पर दिखाएंगे। आपने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, नॉन करंट, अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी है, लेकिन अगर हम दे रखे हैं तो मेरे लिए तो एसेट है ना। तो अगर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखे तो यहां डिस्क्लोज करना है, अदर्स को यहां डिस्क्लोज करना है। अगर कोई और नॉन करंट एसेट है लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, सॉरी, यहां पर एग्जाम्पल अदर का दे रखे नीचे में। अदर नॉन करंट एसेट के एग्जांपल में क्या क्या चीज दिया हुआ अदर में? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअली रिम्बर्सेबल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। तो ये सब डिस्कस किया जा चुका है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में ट्रेड पेबल एजिंग शेड्यूल आप लोग देखे थे, यहां पर ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल है। मतलब आपको डेटर्स का शेड्यूल बनाना है। वो डेटर जिससे आप पैसा पाते हैं, जो 6 महीने से कम के हैं, जो 6 महीने से 1 साल के हैं, जो 1 से 2 साल के हैं, जो 2 से 3 साल के हैं, जो 3 साल से ज्यादा के हैं, टोटल ये पूरा डिस्क्लोजर आपको देना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल को फर्दर सब क्लासिफाई किया जाएगा कि कौन सा सिक्योर्ड है, कौन सा अनसिक्योर्ड है, कौन सा डाउटफुल है। पॉइंट नंबर बी में बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है। अगर मान लीजिए आपने उधार में अपने कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर्स को उधार में गुड्स या सर्विसेज दे रखा है, तो जो पैसा उधार आपने उनको दे रखा है, जो गुड्स और सर्विसेज उधार में दिया है, उसका अमाउंट भी अलग से डिस्क्लोज करिए। और बाकी अदर्स का एग्जाम्पल लिख के दिए हैं। तो ये नॉन करंट एसेट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों, नॉन करंट एसेट में एक चीज बचा, डेफर्ड टैक्स एसेट, जिसको हमने डिस्कस नहीं किए। और लास्ट क्लास में था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसको हमने डिस्कस नहीं किए थे। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट के बगल में लिख लेना नॉट इन सिलेबस। सर मत डिस्कस करो ना, सिलेबस में नहीं है तो ऑलरेडी बहुत हैवी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक काम करना, सर दर्द का एक दवाई और खा लेना, लेकिन हम तो बोलेंगे, है ना, हम तो पढ़ाएंगे, मेरा मन कर रहा है पढ़ाने का। इसलिए काम करना, पैरासिटामोल 500 mg का एक ठोर खा लेना, रात में खा लेना, सर दर्द आराम हो जाएगा। लेकिन हम तो बताएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, नॉट इन सिलेबस। अब देखो होता क्या है बच्चों, इनकम 2 तरीके से निकालते हैं हम लोग। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, ठीक है, और एक निकालते हैं इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से। पता है रियल लाइफ में 2 पीएल बैलेंस शीट बनता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग और इनकम टैक्स के हिसाब से अलग। अब आप बोलोगे सर काहे 2 पीएल बनता है, एक ही पीएल काहे नहीं बनता है? देखो, हम लोग होशियार हैं ना बच्चों, हम लोग जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड, हम लोग जरूरत से ज्यादा होशियार हैं, इसीलिए ऐसा होता है। देखो होता क्या है, नॉर्मली टी शेप वाला पीएल बनाते हैं ना, जो आप लोगों को हैबिचुएटेड है। आप लोग यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट है, आप लोग अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म एक्सपेंसेस लिखे जा रहे हैं, यहां पर आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, जब आप पीएल बनाते हो अकाउंट्स के हिसाब से, तो हर तरह का एक्सपेंसेस, हर तरह का लॉसेस लिखते हो। इतना ही नहीं करा, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपको फ्यूचर में लगता है नुकसान होगा उसको भी लिख लेते हो, फ्यूचर में लॉस होगा उसको भी लिख लेते हो। मतलब लोग फ्यूचर में होने वाला प्रोविजन वगैरह भी लिख लेते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट कि ये पैसा डूबेगा, डूब गया नहीं ना, लेकिन उम्मीद लगाते हैं। हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो मेरा प्रॉफिट मैनिपुलेट हो रहा है। अब इनकम टैक्स क्या कहता है कि आपका जो एक्चुअल इनकम आप जो कमा रहे हैं ना, हमको उस पर टैक्स चाहिए। अब देखो, इनकम टैक्स के हिसाब से अलग पीएल बनता है, और इसमें ये लोग बता दिए हैं कि ये आपका इनकम कहलाएगा और ये आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा।
इनकम टैक्स में बताया गया कि ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंसेस है, और उस इनकम में से उस एक्सपेंसेस को चार्ज करिए और ये वाला नेट प्रॉफिट निकालिए। तो पता है ये वाला नेट प्रॉफिट और ये वाला नेट प्रॉफिट डिफर कर जाता है। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हो? अगर कोई एसेट 10 महीने यूज किया तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन, 12 महीने यूज किया तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन, 10 दिन यूज किया तो 10 दिन का डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में ही फंडा है, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर एसेट को 180 डेज, अगर आप एसेट को 180 डेज से कम यूज किए हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन, सीधे हाफ। ठीक है, मान लीजिए आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपया एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर आप इस एसेट को 180 दिन से कम यूज किए हैं तो आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे 5,000 रुपए दोगे, चाहे आप 1 दिन यूज करो, चाहे आप 10 दिन यूज करो, चाहे आप 170 दिन यूज करो। अगर आप एसेट को 180 दिन से कम यूज किए हैं तो सीधे डेप्रिसिएशन हाफ हो जाता है। वही अगर मान लीजिए आप 180 दिन से ज्यादा, मतलब अगर 181 दिन यूज कर लिए तो फुल डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करने मिलता है इनकम टैक्स वाले पीएल में। जबकि अकाउंट्स में क्या होता है, 180 दिन यूज किया तो 180 दिन का डेप्रिसिएशन, 181 दिन यूज किया तो 181 दिन का डेप्रिसिएशन, 10 दिन एसेट यूज किया तो 10 दिन का डेप्रिसिएशन। तो इनकम टैक्स ये जो पीएल बना रहे हैं अकाउंट्स वाला, इसमें तो जो डेप्रिसिएशन जितने दिन का उतने दिन का कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो क्या इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या दोनों का प्रॉफिट एक आएगा? बिल्कुल नहीं। हम अगर 10 दिन एसेट यूज किए तो यहां 10 दिन का डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन अगर हम यहां 10 दिन यूज किए तो हाफ डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहां डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, यहां डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हो रहा है। वही अगर देख लीजिए, मान लीजिए हम एसेट को 200 दिन यूज किए तो यहां 200 दिन का डेप्रिसिएशन आएगा, यहां फुल डेप्रिसिएशन आएगा। अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हो रहा है, यहां ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर 180 दिन से कम एसेट यूज करते हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन हो जाता है, 180 दिन से ज्यादा यूज करते हैं तो फुल डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो 180 दिन से कम यूज कर रहे हैं तो हाफ डेप्रिसिएशन है, और यहां पर कम वाला डेप्रिसिएशन है और यहां ज्यादा वाला डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर 180 दिन से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो यहां फुल डेप्रिसिएशन है, और यहां पर मान लो 200 दिन यूज किए तो 200 डेप्रिसिएशन है, तो यहां तब भी ज्यादा डेप्रिसिएशन है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे ट्रीटमेंट होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे डिफरेंसेस होता है। ठीक है, और भी चीज होता है, जैसे हम लोग पीएल में क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट करते हैं। इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किया जाता। इनकम टैक्स बोलता है ना प्रोविजन नहीं करना है। इनकम टैक्स में कहना है जब एक्चुअल में आप डिस्काउंट देंगे ना तब माइनस करिए, तब डेबिट करिए, जब एक्चुअल में बैड डेट होगा ना तब डेबिट करिए। अब आप बोलोगे सर काहे, हम रीजन बताते हैं। बीइंग ए इंडियन, हमको एक बात बताओ, क्या तुम इनकम टैक्स देना चाहता है? सच सच बताना। बीइंग ए इंडियन, तुम इनकम टैक्स देना चाहता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम बोल रहे हैं हाँ तो तुम झूठ बोलता है। अगर आप इनकम अर्न करते हो तो हम चाहते हैं इनकम टैक्स ना दे। हमको इनकम टैक्स देने में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है। राष्ट्र भावना है, पेट्रोटिज्म है, सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ चाहते हैं देश में विकास हो, एकदम एक ही दिन में रातों रात में इंडिया सिंगापुर बन जाए। ठीक है, एक ही दिन में खतरनाक कंट्री बन जाए। ठीक है, गाड़ी हवा में उड़े, सब कुछ का सपना देखते हैं, पर अपने तरफ से क्या टैक्स देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उल्टा गवर्नमेंट को कोसते हैं कि हमसे टैक्स ले लिया है कि नहीं। तो सपना बड़ा बड़ा देखते हैं पर डेवलपमेंट में हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। हम जनरल लोगों का बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर होंगे अच्छे दिमाग वाले तो हमको तो मन नहीं करता टैक्स देने का। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, हमको टैक्स देने का मन नहीं है, तो हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1 लाख रुपए। मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1 लाख रुपए। हमको लगता है कि मेरा 1 लाख रुपए डूब जाएगा, इनकम क्या हो जाएगा? 0। अगर 1 लाख का इनकम आ रहा है और हम यहां पे लिख दे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1 लाख, तो इनकम हो गया 0। 0 इनकम में 1 रुपए भी टैक्स नहीं देंगे। तो लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उतने का वो प्रोविजन दिखा देंगे ताकि प्रॉफिट क्या हो जाए? 0, ताकि हमको टैक्स देना ना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है इनकम टैक्स में कि प्रोविजन विजन माइनस नहीं करने देंगे, एक्चुअल खर्चा माइनस कर देंगे। एक्चुअल में जो बैड डेट है, जो डिस्काउंट है, वो माइनस कर देंगे। यानी डिस्कशन ये कहता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से जो अकाउंट्स बनता है, इसका जो नेट प्रॉफिट होगा, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो अकाउंट्स बनता है, पीएल बनता है, इसका जो प्रॉफिट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा। अब हमको टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से देना है। हमको टैक्स किसके हिसाब से देना है? इनकम टैक्स के हिसाब से। अब मान लो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर हमको कम टैक्स देना पड़ा तो अच्छी बात है। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर हमको कम टैक्स देना पड़ा तो मेरे लिए फेवरेबल बात है। इसको बोला जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट।
इसको बोला जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर मान लो हमको इनकम टैक्स के हिसाब से और अकाउंट्स के हिसाब से, अगर हमको इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा टैक्स देना पड़ा एज कंपेयर टू अकाउंट्स के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है, इनकम टैक्स के हिसाब से जो मेरा टैक्स बन रहा है और जो अकाउंट्स के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा है, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है वो अकाउंट्स के हिसाब से वाला जो टैक्स से अगर कम बने, मतलब अकाउंट्स के हिसाब से ज्यादा टैक्स है, इनकम टैक्स के हिसाब से कम टैक्स बनता है, तो ये मेरी अच्छी बात है ना, तो हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर इनकम टैक्स में ज्यादा टैक्स बन रहा है और इसमें कम टैक्स बनता था, लेकिन पे तो हमको यही वाला करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा लगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया तो नॉट इन सिलेबस। तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो टैक्स होता है और अकाउंट्स के हिसाब से जो इनकम आया उस पर जो टैक्स आया उसको आपस में कंपेयर कर लीजिए। अगर मेरा टैक्स कम बन रहा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट, अगर टैक्स ज्यादा बन रहा है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे करंट एसेट में। करंट एसेट में देखो बच्चों क्या क्या चीज है, 6 आइटम है। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। तो आइए करंट इन्वेस्टमेंट में देखो, वही इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर वही आपका इन्वेस्टमेंट का लाइफ विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंड। और जो डिस्क्लोजर है नोट्स उसको इग्नोर कर सकते हैं। 24 में जो नोट्स दिया हुआ है इग्नोर ऑल, उसको इग्नोर कर दो। जब इग्नोर ऑल बोलते हो कितना अच्छा लगता होगा, नहीं? सब मजा आ गया, आप इग्नोर करने बोल दिए। फिर 25 में क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स कहां मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। और स्टॉक इन ट्रेड कहां मिलेगा, ट्रेडिंग कंसर्न में। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये सब भी यहीं पर शो करोगे। जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है, लूज टूल्स मतलब जो इक्विपमेंट वगैरह, जो छोटा छोटा नट बोल्ट और पेचकस प्लास, ये सब यहाँ इन्वेंट्री में डिस्क्लोज किया जाता है। अगर आपका गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसको भी आप इन्वेंट्री में ही डिस्क्लोज करोगे। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी है, हम सप्लायर से माल खरीदे, वो सामान रास्ते में है, ठीक है, मेरे नाम पे बिलिंग विलिंग हो चुका है, तो वो जो गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में आ रहा है उसको भी हम कहां डिस्क्लोज करेंगे, इन्वेंट्री में डिस्क्लोज करेंगे। मोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री शैल बी स्टेटेड, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिनिश गुड्स कंप्राइज ऑल फिनिश गुड्स अदर देन दोज एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी इग्नोर करोगे। 25 का नोट्स में पॉइंट नंबर बी आप इग्नोर कर दोगे, बी इग्नोर। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता है, तो आपको पता ही है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कभी कभी होता है ना कि हम लोग उधार में अगर आपको माल दे रहे हैं तो हम आपसे स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह ले लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, डिस्क्लोज करिए। डाउटफुल है तो डिस्क्लोज करिए। प्रोविजन क्रिएट करे तो डिस्क्लोज करिए। अगर आपको उधार में गुड्स और सर्विसेज अगर डायरेक्टर और अदर ऑफिसर को दिए तो डिस्क्लोज करिए। यही डिस्क्लोजर नॉन करंट में भी था, यही डिस्क्लोजर करंट में। अगर डेटर्स और अगर मान लीजिए हमने उधार बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल दिया है तो वहां दिखेगा। और अगर उधार हम लोग उधार विद इन ऑपरेटिंग साइकिल दिए हैं तो यहां दिखेगा। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल एजिंग शेड्यूल को दोबारा रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट, लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट नहीं है। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, फिर अदर करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या डिस्क्लोज करेंगे भाई, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, है ना। नोट्स, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक शैल बी सेपरेटली स्टेटेड। याद है लास्ट क्लास में अनपेड डिविडेंड के बारे में डिस्कशन हुआ था
कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को चेक काट के भेज दिया है। अब डाक लेकर जा रहा है, उसको एड्रेस नहीं मिला तो चिट्ठी वापस आ गया, तो चेक का पैसा वापस आ गया। तो कंपनी उस पैसे को अपने नॉर्मली बैंक अकाउंट में नहीं रख सकती है, उसके लिए उसको सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसको एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। आप लोग बुक में देखोगे तो एस्क्रो अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का पैसा भेजती है, जब डिबेंचर का रिडेम्पशन का पैसा भेजती है, डिविडेंड का पैसा भेजती है, इंटरेस्ट का पैसा भेजती है, और वो चेक अगर वापस आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है कि भाई ये पैसा तो पेमेंट का है, डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर के हक का पैसा है, ठीक है। तो उस बैंक अकाउंट के बैलेंस को अलग से डिस्क्लोज करना है। जो सिक्योरिटी मनी आ रखा है उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। पॉइंट नंबर सी को इग्नोर करो, बता दे क्या सी क्या बोल रहा है। हम लोगों के पूजनीय बाबा हैं जिनका नाम है रामदेव बाबा। योगा कर करके पतंजलि का सारा सामान बेचते हैं, लोगों को बताते हैं ये आयुर्वेदिक सामान है, और लोगों को भड़काते हैं कि विदेशी सामान को इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भारतीय पैसा विदेश ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बच्चों। रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन वही लिखा हुआ वहां पर। देखो होता क्या है कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, हम लोग फॉरेनर्स को इंडिया में बिजनेस करने के लिए तभी अलाउ करते हैं जब वो यहां से धंधा करके उस पैसे को यहीं इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग ऐसे किसी फॉरेनर्स को इंडिया में बिजनेस करने अलाउ नहीं कर देते। हम लोग कंडीशन डाल देते हैं कि कोई फॉरेन की कंपनी अगर इंडिया में आके धंधा करेगी तो जो भी पैसा यहां से जनरेट होगा उसका 90% या 95% पैसा आपको यहीं पे खर्च कर देना है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनीज लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, और फिर गवर्नमेंट बोलती है कि यहां रोजगार पैदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप अगर इंडिया में धंधा करेंगे, इंडिया में बिजनेस करेंगे, तो जो भी यहां से पैसा कमाएंगे उसका 95% पैसा आपको यहीं खर्च कर देना है, ठीक है। वो 5% ही पैसा अपनी कंट्री में ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 5% पैसा अपने कंट्री में ले जा सकते हैं तो गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होता। 95% पैसा तो वो यहीं कहीं खर्च करवा देते हैं, और गवर्नमेंट को साइड में फायदा ये हो जाता है कि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो जाता है, रोड्स वगैरह बन जाता है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारा फायदा होता है। तो पॉइंट नंबर सी वही लिखा हुआ है कि अगर आपकी कंपनी में रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जो अमाउंट आप विदेशों में अपनी कंट्री में नहीं भेज सकते उसके बारे में अलग से डिस्क्लोज करिए। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें देख लीजिए सेम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जैसा है, रीड कर लेना। जो भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस अपने रिलेटेड पार्टीज को दिया है उसको क्लासिफाई करिए कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है कि डाउटफुल है, प्रोविजन क्रिएट करिए। डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स लोगों को और लोन और एडवांसेस दिया है तो उसको डिस्क्लोज करिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए दिए तो डिस्क्लोज करिए। अगर ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें 10 साल 15 साल 20 साल वो लॉन्ग टर्म में डिस्क्लोज होगा। अदर करंट एसेट्स में देखो एग्जाम्पल लिख के दिया हुआ है, दिस इनकॉर्पोरेट्स ऑल करंट एसेट दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर एसेट कैटेगरी। अब करंट एसेट में टोटल 6 सब हेड है, जो 5 सब हेड में नहीं आया वो छठा अदर करंट एसेट में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल वाला होगा, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल। अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको ट्यूशन पढ़ाए, ठीक है, अब उसका रसीद हम आपको काट के नहीं दिए, हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और हम आपको उसका रसीद काट के नहीं दिए, तो उसको बोला जाता है अनबिल्ड रेवेन्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबिल्ड रेवेन्यू। अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हाईफाई चीजें इग्नोर करो, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, तो ये बैलेंस शीट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब
नेक्स्ट है बच्चों कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि जो बिल डिस्काउंट करवाते हैं वो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि ड्रॉवी पैसा दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर बैंक ड्रॉवर से पैसा लेती है। तो जब तक ड्रॉवी बैंक को पैसा ना देते तब तक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ड्रॉवर के लिए कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। और हम क्लास 11 में पढ़ाए भी थे कि कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के फुटनोट में डिस्क्लोज किया जाता है। तो यहां तो बैलेंस शीट और पीएल के हर एक आइटम को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो बैलेंस शीट के जब सारे आइटम को डिस्क्लोज कर दोगे तो उसके बाद आप कंटिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट को डिस्क्लोज करोगे। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिख के दिए हैं। Contingent liability are those liability which may or may not arise as they are dependent on an event happening in future. Example दिए, a claim is filed against the company in a consumer court by a customer. एक कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट एंड में इम्पोज पेनल्टी। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट चाहे तो कंपनी को दोषी मानते हुए उस पर पेनल्टी ठोक दे, इट हैपेंस अदरवाइज ऑल्सो। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट उस कंज्यूमर के ऊपर केस ठोक दे कि तुम कंपनी का रेपुटेशन, नेम एंड फेम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए इस तरीके का केस लेकर आए। तो वेदर द कंपनी हैज अ लायबिलिटी और नॉट इज डिपेंडेंट ऑन कोर्ट ऑर्डर। ये पूरे का पूरा कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंपनी गुनहगार है कि बेगुनाह है। तब तक के लिए ये क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो कंटिजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाता है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख के दिया हुआ है। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेजमेंट एज डेब्ट, कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम ठोका गया लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। गारंटीज, कंपनी ने गारंटी दिया है, ठीक है, कंपनी ने किसी का गारंटर बना होगा। जैसे हम बताए थे ना कि मुकेश अंबानी गारंटर बना था कंपनी के लिए कि आप लोन दीजिए, हम हैं। उसी तरीके से मान लीजिए मुकेश अंबानी को लोन चाहिए तो कंपनी गारंटर बन रहा है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करिए। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड कितना बांटने वाले हैं उसको कंटिजेंट लायबिलिटी बोल के डिस्क्लोज किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने सपोज 100 रुपए कमाया है तो हम इसमें से 80 रुपए बांटेंगे। तो वो अपने शेयर होल्डर लोग से अप्रूवल लेते हैं कि देखिए हम लोग 100 रुपए कमाए हैं और डिसाइड किए कि इसमें से 80 रुपए आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो शेयर होल्डर के पास पावर होता है हां करने का या फिर ना करने का। अब जैसे अगर शेयर होल्डर बोलते कि ठीक है 80 रुपए आप लोगों को बांट दीजिए तो वेल एंड गुड। वो लोग ना किस सेंस में कर सकते हैं, वो लोग ना इस सेंस में कर सकते हैं कि 80 रुपए नहीं बांटिए, 70 रुपए बांटिए। अरे 80 रुपए मत बांटिए, 85 रुपए बांटिए, बाकी पैसे को बिजनेस में लगा दीजिए। इस तरीके का वो ना कर सकते। वो इस तरीके का ना नहीं कर सकते कि 100 रुपए में कंपनी ने डिसाइड किया 80 रुपए देंगे तो शेयर होल्डर बोल रहे 80 का दे रहे हो, 100 का 100 दो। इस तरीके का नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर के पास पावर है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना डिविडेंड डिसाइड किया है या तो वो उतना ले ले या तो फिर उस डिविडेंड को रिड्यूस करवा के रिड्यूस वाला डिविडेंड ले ले। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कंपनी के शेयर होल्डर क्यों मना करेंगे? अगर कंपनी 100 रुपए कमाई है, 80 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे तो शेयर होल्डर अच्छा है ना, 80 रुपए ले ले। बस यही तो फर्क है एक नॉर्मल इंसान में और एक कंपनी के इन्वेस्टर में। अगर सिंपल सा बात है, अगर कंपनी 100 रुपए में 80 रुपए बांट रही है, ठीक है, और आप 80 रुपए लेकर खुश हो रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं 80 का आप हमको 60 दो, 20 रुपए री इन्वेस्ट कर दो, तो उनको दिख रहा होगा कि अगर हम 20 रुपए री इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है 20 का 40 हो जाए। तो जनरली रियल लाइफ में शेयर होल्डर लोग डिविडेंड तब रिड्यूस करवाते हैं जब उनको लगता है कि नहीं ये डिविडेंड का पैसा हमको कंपनी से नहीं निकालना चाहिए। इनफैक्ट ये जो डिविडेंड के नाम पे पैसा मिल रहा है इससे कम पैसा हम लोग ले और बाकी पैसे को दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे। हो सकता है वो बिजनेस करने से वो पैसा डबल ट्रिपल चौबल हो जाए। इसलिए रियल लाइफ में जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पावर होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए हैं उसी को बोला जाता है प्रपोज डिविडेंड। तो वो डिविडेंड ले ले या फिर उसको वो कम करवा दे। बढ़वा नहीं सकते हैं, कम करवा सकते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड को भी कहां डिस्क्लोज किया जाता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में। अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल। नेक्स्ट, कमिटमेंट मतलब क्या होता है? कमिटमेंट मीन्स फाइनेंशियल कमिटमेंट ड्यू टू एक्टिविटीज अग्रीड टू बाय द कंपनी और टू बी अंडरटेकन बाय इट इन फ्यूचर। जैसे मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बोलती है कि तुम इस चीज का बिजनेस करो, इस चीज का अगर बिजनेस करोगे तो तुमको कैपिटल चाहिएगा, हम तुम्हारे शेयर में पैसा लगाएंगे।
बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे, एक कंपनी का शेयर होल्डर जरूरी नहीं कि एक इंसान हो, दूसरा कंपनी में हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए वाई लिमिटेड ग्रोसरी का बिजनेस करता है, अब ये क्या करना चाह रहा है, मेडिसिन का बिजनेस करना चाह रहा है। वाई लिमिटेड और एक्स लिमिटेड का आपस में फ्रेंडशिप है, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कह रहा है काम करो, तुम मेडिसिन का धंधा स्टार्ट करो, तुमको कैपिटल चाहिएगा, तुम बाजार में शेयर रेस करोगे, हम तुम्हारा शेयर कर देंगे, हम तुम्हारा शेयर होल्डर बनेंगे, हम तुमको पैसा देंगे धंधा करने के लिए। दिस इज व्हाट कमिटमेंट, दिस इज व्हाट कमिटमेंट। Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account, uncalled liability on shares। हाँ, ये जो रिजर्व कैपिटल होता है ये भी कमिटमेंट ही होता है। जैसे हम आपको बताए थे ना, कंपनी 10 रुपए का शेयर इशू की, मान लो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 1.5 रुपया और 2.5 रुपया, ये इसका 5 इंस्टॉलमेंट है। कंपनी क्या की 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगा लिया और बोली ये 5वां पैसा हम अपने वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनका क्या है, कमिटमेंट है। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनके लिए क्या है, कमिटमेंट है। अगर कोई कमिटमेंट है तो उसको डिस्क्लोज करिए। फिर कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड प्रपोज किया गया उसको अलग अलग डिस्क्लोज करिए। अच्छा, फिर कह रहा है कि आपने जिस पर्पस के लिए सिक्योरिटीज इशू किया था, शेयर डिवेंचर या बॉन्ड, जिस पर्पस के लिए भी यूज किया था, उसमें से आप जितना पैसा उस पर्पस में यूज नहीं किए उसको अलग से डिस्क्लोज करिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का शेयर इशू किया था, 1 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया था कि 2 लाख रुपए आएगा तो जींस का एक काम करेंगे। अब 2 लाख रुपए में 1,80,000 रुपए ही हम जींस के प्रोडक्शन में यूज किए, 20,000 रुपए को हम यूज नहीं कर पाए, तो उसका अलग से डिस्क्लोजर दीजिए कि वो 20,000 को हम जींस के काम में यूज नहीं किया, हम शर्ट के काम में यूज करेंगे। वही 32 में शेयर डिवेंचर बॉन्ड है और 33 में लोन्स के बारे में वही सेम बात कि जिस पर्पस के लिए लोन लिए हैं, अगर पूरे के पूरे पर्पस में लोन का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो जिस पैसा को आप लोन के पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप लोन लिए थे, जितना पैसा को आप उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किया उसको अलग से डिस्क्लोज करेंगे। और पॉइंट नंबर 34 को आप इग्नोर कर सकते हैं, 34 को इग्नोर कर दीजिए। तो बच्चों बैलेंस शीट खत्म हो गया, अब हम लोग का बच रहा है पीएल। तो नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कंप्लीट करेंगे। तो आज इतने ही रहने देते हैं, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय एवरीवन, रिवाइज प्रॉपरली, अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए हैं इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।